नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 3,000 रुपये में वार्षिक टोल पास। ये आप देखिए 15 अगस्त से लागू होगी व्यवस्था। 200 ट्रिप की सीमा भी। एक वर्ष में औसतन 7,000 रुपये की हो सकती है बचत। और नई टोल योजना के अहम बिंदु देख लीजिए। वार्षिक पास वाहन और उससे संबंधित फास्टैग के सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएंगे। अगर आपके वाहन पर पहले से फास्टैग लगा है तो उस पर ही वार्षिक पास एक्टिवेट होगा। विंड स्क्रीन पर उसे सही जगह लगाया जाना और उसका वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक होना जरूरी है। फास्टैग को ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। यह केवल राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ही मान्य होगा। राज्यों के हाईवे इसके दायरे में नहीं आएंगे। वार्षिक पास किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। अगर इसे किसी अन्य वाहन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो वह डीएक्टिवेट हो जाएगा। वार्षिक पास अनिवार्य नहीं है। अगर कोई इसे नहीं लेना चाहता है तो वह सामान फास्टैग से भी काम चला सकता है। और आप देखते हैं गडकरी ने दिए थे संकेत। तो आप देखिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बजट सत्र के पहले चरण में टोल प्रणाली को लेकर उठे सवालों के जवाब में कहा था कि सरकार नई टोल प्रणाली पर काम कर रही है जो सभी के लिए लाभदायक साबित होगी। दैनिक जागरण ने 14 अप्रैल के अंक में 3,000 रुपये में वार्षिक पास जारी किए जाने के बारे में बताया था। इसके साथ ही 30,000 रुपये में आजीवन पास जारी करने की योजना के एक कंसेशनरों और टोल ऑपरेटरों के सहमत न होने के कारण त्याग देने की जानकारी भी दी थी। तो नितिन गडकरी की खूब तारीफ होती है। आप देखते हैं सबसे अच्छे मंत्रियों में उनकी गिनती होती है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई उनकी तारीफ करता है। कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा भारत, मोदी जी करें। ट्रंप ने कहा आतंकी वारदात को माना जाएगा भारत के विरुद्ध हमला। ट्रंप ने 35 मिनट की फोन वार्ता में कहा पाकिस्तान के आग्रह पर रोके हमले। जारी है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों नेताओं में पहली बार सीधी वार्ता हुई। कहा कि आतंकवाद अब छद्म युद्ध नहीं बल्कि युद्ध है। कनाडा से लौटते वक्त अमेरिका रोकने का न्योता नहीं किया स्वीकार। और ट्रंप ने दोहराया मैंने रुकवाया भारत पाकिस्तान युद्ध। और आपने देखा होगा कि अभी जो पाकिस्तान का सेना प्रमुख है वो आप देखते हैं कहाँ गया हुआ है, अमेरिका गया हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप उससे मिल भी रहा है। अभी G7 का बैठक हुई है ना, कहाँ हुई, कनाडा में। तो उसमें हमारे मोदी जी भी भाग लेने गए हुए थे। G7 यानी कि ग्रुप 7 की बात हो रही है। और इसकी स्थापना आप देखते कब हुई थी, 15 नवंबर 1975 में। और इसमें आप देखिए कौन कौन देश शामिल हैं। आपका कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा। ये है पड़ोसी हमारा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता। खामेनेई का इजराइल से जंग का ऐलान। अमेरिकी अड्डों पर हमले का संकेत। हमला किया तो पूर्णीय क्षति झेलेगा अमेरिका। ईरान ने कहा तेल अवीव और हाइफा छोड़े इजरायली नागरिक। दागी फतह मिसाइल। और अमेरिका और ब्रिटेन ने पश्चिम एशिया में लड़ाकू विमान और युद्धपोत भेजे। ईरान के समर्पण से इनकार के बाद पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध की सुगबुगाहट। और आप देखेंगे कि एक तरह से संघर्ष अस्तित्व के लिए हर कोई जूझ रहा है, चाहे ईरान हो चाहे आप देखते हैं इजराइल हो। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये ईरान है, यहाँ इजराइल आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारा प्यारा भारत है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। यूपीएस में केंद्रीय कर्मी होंगे सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युइटी लाभ के हकदार। यूपीएस यानी कि एकीकृत पेंशन योजना है ना, उसी की बात हो रही है। और सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर स्वजन को पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प मिलेगा। इसमें अब 15 दिन के भीतर मिल जाएगा मतदाता पहचान पत्र। चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा है कि उसने एक नई प्रक्रिया शुरू की है और जिससे मतदाता पहचान पत्र अब मतदाता सूची में अपडेट, नया नामांकन या फिर किसी जानकारी में बदलाव के 15 दिन के भीतर मतदाता को भेज दिया जाएगा। अभी तक मतदाता पहचान पत्र पहुंचने में 1 महीने से ज्यादा का समय लग जाता है। नई प्रणाली के तहत मतदाता फोटो पहचान पत्र बनने से लेकर मतदाता तक पहुंचने तक के हर चरण की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी। और देखिए चुनाव आयोग की बात करें तो आपके जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना,
इसकी देखभाल कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है बताइए आप लोग? महाराष्ट्र के स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी हिंदी। महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा कि राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों को तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जाएगी। हिंदी अनिवार्य के बजाय सामान्य रूप में से तीसरी भाषा होगी, लेकिन यदि किसी स्कूल में प्रति कक्षा 20 छात्र हिंदी के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन करने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो उन्हें बाहर रखने का विकल्प दिया गया है इसमें। और देखिए, आप देखते हैं कि भाषा को लेकर हमारे देश में खूब विवाद भी होता रहता है। चलिए एक बार महाराष्ट्र आप लोग चलिए, ये आप देखिए महाराष्ट्र है, मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। एक देखिए, एक गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से सीमा लगती है इनसे। और 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्या आपका महाराष्ट्र। ये सापा सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल हिंसा का मुख्य सूत्रधार। जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में हुई हिंसा में सापा सांसद जियाउर रहमान बर्क और जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट सहित 22 आरोपितों के खिलाफ बुधवार को चार्जशीट दाखिल कर दी गई। इससे सांसद को हिंसा का मुख्य सूत्रधार बताया गया। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल देखने को मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश में शीर्ष माओवादी गजराला रवि समेत 3 ढेर हुए हैं। देखिए, माओवादी इन्हें नक्सली भी कहते हैं। अब माओ को पसंद करते हैं ना उनकी विचारधारा को, तो इसे माओवादी कह देते हैं। नक्सलवाद की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी 1967 में। ये भी याद रखिएगा। पढ़ाई में बेटियों ने दिखाए कौशल। 1 दशक में आगे निकली। और विज्ञान की पढ़ाई में भी बेटियों का बड़ा रुझान। पिछले 11 वर्षों में 110% की बढ़ोतरी। इनमें SC और ST वर्ग की बेटियों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। अच्छी बात है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान भी 2015 में शुरू किया गया था। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और 10वीं में बेटियों के पास होने का प्रतिशत देख लीजिए। स्कूल हो गए, बेटे हो गए, बेटियां हो गई। सरकारी स्कूल की बात करें तो बेटे 85.31 और बेटियां 85.84। निजी स्कूल में आप देखते हैं कि बेटे 90.14 और आप देखते हैं कि क्या बेटियां 94.60। 12वीं में बेटियों के पास होने का प्रतिशत सरकारी स्कूलों में 81.94 और बेटे, और आप देखिए बेटियां हैं 87.83। निजी स्कूलों में आप देखते हैं कि बेटे हैं कितना 84.93 और बेटियां हैं कितनी 91.29। एक बात और आप सोच लीजिए कि बेटियां जहां पढ़ रही हैं तो वहां हम बहुत अच्छे से पढ़ रही हैं और बेहतर प्रदर्शन भी कर पा रही हैं, लड़कों से आगे दिख रही हैं। ये रिजल्ट में भी दिख रहा है। दिल्ली के क्लासरूम घोटाले मामले में ईडी की 37 जगहों पर छापेमारी। प्रथम चरण में ठेकेदारों, अधिकारी व बिचौलिए के ठिकानों पर मारा छापा। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप मामले में कार्रवाई। दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त हुए हैं। ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1960 में स्थापना हुई थी। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा इसका। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें? 3 सीटें। लोकसभा में 7 सीटें हैं। और रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। पानी टैंकरों में GPS लगने के बाद भी पानी की चोरी। फ्लो मीटर से बढ़ेगी निगरानी। देख लीजिए, दिल्ली में हाहाकार। एक तरफ आप देखिए बरसात होती है तो उस तरफ भी हाहाकार, बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। कोर्ट रूम डिजिटलीकरण की 387 करोड़ की परियोजना पर फिर से काम। योजना के तहत 691 कोर्ट रूम को डिजिटल किया जाना है। कुछ बदलाव के बाद परियोजना पर नए सिरे से होगा इसका क्या काम।
ये मौसम विभाग ने कृत्रिम वर्षा के पायलट प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा तैयारी पूरी है, बस अब बादलों का इंतजार है। ये आप देखिए पायलट प्रोजेक्ट की मुख्य बातें। मौसम विभाग रियल टाइम पर बादलों की स्थिति, ऊंचाई, नमी और हवा की दिशा जैसी जानकारी उपलब्ध कराए। आईआईटी कानपुर की टीम विमान में फ्लेवर बेस्ड सिस्टम से सिल्वर आयोडाइड, आयोडीन साल्ट और रॉक सॉल्ट मिलाकर तैयार विशेष मिश्रण का प्रयोग करेगी। कुल 5 उड़ानों की योजना है, जिनमें प्रत्येक उड़ान कम से कम 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1 से 1.5 घंटे तक संचालित की जाएगी। उड़ान अत्यधिक सुरक्षा वाले क्षेत्रों जैसे राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, संसद भवन आदि अन्य विशिष्ट स्थानों से दूर रहेगी। एयर क्वालिटी पर असर का विश्लेषण मॉनिटरिंग स्टेशनों के जरिए किया जाएगा। इसमें सैनिकों के लिए फुट ओवरब्रिज के निर्माण की पेश करे अंतिम योजना। डीयू के प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह बने गढ़वाल विश्वविद्यालय के नए कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय के। ये पर्यटन को बढ़ावा देने को सरकार बना रही शिखर सम्मेलन की योजना। त्यागराज स्टेडियम में होगा अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के साथ हुआ इसका समझौता। और एक और बात बता दूं, पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। 3 साल पहले लागू हुआ कोर्स, चौथे साल आया कक्षाओं का ख्याल। इस FYUP के चौथे वर्ष में पहुंचेंगे छात्र। अब कॉलेज कर रहे हैं पोर्टा के केबिन की व्यवस्था। 50,000 से अधिक छात्रों के लिए पड़ेगी कक्षाओं की जरूरत। कुछ कॉलेजों की 1 घंटा समय बढ़ाने की भी तैयारी हो रही। सीटों के अतिरिक्त आवंटन पर भी मंथन हो रहा है। आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश हो रहे हैं पुरस्कृत, मोदी जी कह रहे हैं। और G7 में पीएम ने दोहरे रवैये पर पश्चिमी देशों को दिखाया आईना और कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को चुकानी होगी इसकी कीमत। जल्द एक दूसरे के यहाँ उच्चायुक्तों को बहाल करेंगे भारत कनाडा। मोदी कार्नी की बैठक में रिश्ते सामान्य बनाने पर सहमति जती। जल्द ही FATF पर रुकी हुई बातचीत भी शुरू होगी। न्यायिक प्रक्रिया का हवाला देकर कार्नी का निज्जर मामले में टिप्पणी से इंकार। ये आप सभी देखते हैं, क्योंकि आप देखते हैं भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे थे ना। ओटावा राजधानी है। दिल्ली में बैठकर योजना बनाने से ही खेती का भला नहीं, ये शिवराज सिंह कह रहे हैं। विज्ञानियों को सप्ताह में 3 दिन खेतों और किसानों के बीच जाने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री है ये। युद्ध के मैदानों में नहीं हो सकता समस्याओं का समाधान, पीएम मोदी कह रहे हैं। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त बयान में कहा संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। पीएम ने एयरपोर्ट पहुंचकर किया स्वागत। किसी भारतीय पीएम की पहली क्रोएशिया यात्रा है, ये आप देखेंगे। उपहारों का आदान प्रदान भी हुआ। ये आप देखते हैं कि जो प्रवासी हैं उनसे संवाद भी प्रधानमंत्री साहब ने किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने प्लेंकोविक के साथ उपहारों का आदान प्रदान भी किया है तथा जगरेव स्थित वेंस्की ड्योरी में एक पुस्तक पर हस्ताक्षर किए। प्लेंकोविक ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को मैंने बेजडिन के संस्कृत व्याकरण का पुनर्मुद्रण सौंपा है। यह पहला मुद्रित संस्करण व्याकरण है जिसे क्रोएशिया विज्ञानी और मिशनरी इवान फिलिप वेजडिन 1748 से 1806 ने 1790 में लेटिन में लिखा है, जो केरल के ब्राह्मणों और स्थानीय पांडुलिपियों से भारत में रहने के दौरान प्राप्त ज्ञान पर आधारित था। यह क्रोएशिया और भारत के बीच शुरुआती सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। वेजडिन 1774 में मालाबार पहुंचे थे। जगरेव इसकी राजधानी है। स्कूली शिक्षा मामले में चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली व हरियाणा का रहा बेहतर प्रदर्शन। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा की स्थिति को लेकर जारी किया ना परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड का प्रदर्शन अभी भी खराब है। राज्यों को तत्काल सुधार करने की जरूरत भी बताई जा रही है। और कुछ राज्यों का औसत रहा है प्रदर्शन, जैसे PGI रिपोर्ट 2022-23 व 23-24 के मुताबिक जिन राज्यों में स्कूली शिक्षा का प्रदर्शन औसत रहा उनमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य हैं। इन राज्यों ने आकांक्षी एक श्रेणी में जगह बनाई है। एक तरह से आप देखेंगे अच्छी बात है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन को लेकर 10 श्रेणियों में कराया गया सर्वेक्षण में सभी राज्यों को लेकर स्थिति सामने आई है। बच्चों के सीखने की क्षमता, लर्निंग आउटकम, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन सहित करीब 73 मानकों पर कराए गए
सर्वेक्षण के आधार पर राज्यों का प्रदर्शन निर्धारित किया गया है। यह बात अलग है कि 2021-22 में पहली बार कराए गए पीजीआई सर्वेक्षण के बाद राज्यों के प्रदर्शन में अब बदलाव आया है। पहली बार किसी राज्य ने प्रचेष्टा एक श्रेणी में जगह बनाई। इसके पहले किसी राज्य ने प्रचेष्टा 3 तरह की जगह बना पाई थी। इस बार चंडीगढ़ ने प्रचेष्टा एक श्रेणी में जगह बनाई, जबकि बेहतर प्रदर्शन करने वाले बाकी राज्यों ने प्रचेष्टा 3 में जगह बनाई है। और गौरतलब है कि पीजीआई के लिए जो श्रेणियां बनाई हैं उनमें पहली श्रेणी दक्ष, दूसरी उत्कर्ष, तीसरी अति उत्तम, चौथी उत्तम, 5वीं प्रचेष्टा 1, 6वीं प्रचेष्टा 2, 7वीं प्रचेष्टा 3 और 8वीं आकांक्षी 1, 9वीं आकांक्षी 2, 10वीं श्रेणी आकांक्षी 3 है। इसमें हिमाचल को राहत के लिए मिलेंगे 2000 करोड़ रुपए। ये आप देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, ये है हिमाचल। शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगता है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें हैं। और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के क्या है, राज्यपाल देखने को मिल जाएंगे। लेटरल एंट्री नियुक्तियां बंद करने की कोई योजना नहीं है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कह रहे हैं। लेटरल एंट्री यानी कि पीछे से एंट्री की बातें होती रहती है ना। सरकारी विभागों में आप देखते हैं कि विशेषज्ञों की नियुक्ति, जिनमें निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी शामिल है, तो उन्हीं की बात हो रही है। और निजी क्षेत्र भी, और बहरहाल उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बहुत ही नेक इरादे से यह पहल शुरू की थी। और संघ लोक सेवा आयोग ने पिछले साल अगस्त में सरकारी विभागों में प्रमुख पदों के लिए आरक्षण प्रावधान की कमी को लेकर राजनीतिक विवाद के बीच उन पदों को लेटरल एंट्री के माध्यम से भरने के अपने विज्ञापन रद्द कर दिया था ना। आयोग ने 17 अगस्त 2024 को लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 पदों, संयुक्त सचिवों के 10 और निर्देशकों या उप सचिवों के 35 पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। हालांकि इस फैसले की विपक्षी दलों ने आलोचना भी की थी। अब फेवर नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट आप उप सचिव बन सकते हैं। अब अपने सामान व सटीक समय से चलेगा भारत। ये केंद्र सरकार ने उठाया एक राष्ट्र एक समय की ओर कदम। अभी भारत का समय डाटा अमेरिका अन्य देशों की सैटेलाइट प्रणाली पर निर्भर है। और इससे आप देखते हैं कि नई दिल्ली में बुधवार को समय प्रसार टाइम डिसएमिनेशन पर आयोजित सम्मेलन में उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारतीय मानक समय को देश के कानूनी, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक कामकाज के लिए एकमात्र आधिकारिक समय बनाया जाएगा। जल्द ही भारतीय मानक समय नियम 2025 लागू किया जाएगा। इसके बाद दूसरी प्रणाली इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकेगी। मानक समय के लिए देश के 5 शहर अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, फरीदाबाद, गुवाहाटी में आधुनिक टाइम लैब बनाई जाएंगी। इन्हें परमाणु घड़ियों, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल और प्रीसीजन टाइम प्रोटोकॉल से लैस किया जा रहा है। और इस प्रणाली से डिजिटल भुगतान होंगे ज़्यादा सुरक्षित। उपभोक्ता मामलों के सचिव निधि खरे ने बताया कि मौजूदा समय से में देश के कई सिस्टम विदेशी समय पर निर्भर हैं, जो साइबर हमलों और डाटा बैंक के लिए खतरा है। इससे बचाव के लिए देश को अपनी सुरक्षित समय प्रणाली चाहिए, जो कानूनी रूप से मान्य, डिजिटल रूप से सुरक्षित और वैश्विक मानकों के अनुरूप हो। पूरे देश में एक विश्वसनीय समय प्रणाली से डिजिटल भुगतान ज़्यादा सुरक्षित होंगे। ट्रेन व एवं विमानों का समय ज़्यादा सटीक होगा। साइबर अपराध में कमी आएगी। अभी हाल ही में कई राज्यों से अलग अलग टाइम जोन की मांग उठने लगी है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक ही देश में यदि अलग अलग टाइम जोन हैं और ऐसे में यदि कोई मानवीय भूल हुई तो रेल और प्लेन हादसे भी हो सकते हैं। और आप देखते हैं कि परमाणु घड़ियां करोड़ों वर्ष में सिर्फ 1 सेकंड की गलती करती हैं। जाहिर है कि इसे माइक्रो सेकंड तक सटीकता मिलती है। इससे जरिए बिजली ग्रिड, दूरसंचार, बैंकिंग, रेलवे, बाजार, डिजिटल लेन देन जैसे क्षेत्रों में अधिक सटीकता एवं पारदर्शिता आ सकेगी। कॉल ड्रॉप की समस्या दूर होगी। डाटा ट्रांसफर और 5G नेटवर्क की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। इससे एक देश एक समय की बातें भी हो रही हैं, देख रहे हो। जो विमान हादसा हुआ था उसी की बात हो रही है। विमान हादसे में एकमात्र जो जीवित बचे यात्री ने भाई के सबको दिया कंधा। इसमें एक व्यक्ति बच गया था ना। आजकल आप देखते हैं कि एयर इंडिया ने रद्द की 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। तकनीकी और रखरखाव के कारण ये लिया गया। विमान के प्रकार को देखकर टिकट बुक कर रहे हैं। देख लीजिए, अहमदाबाद में हाल ही में हुई बोइंग 787 8 विमान दुर्घटना के बाद लोगों के हवाई
यात्रा के प्रति दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। लोकल सर्कल द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के साथ देश में 40% से अधिक लोग अब एयरलाइंस द्वारा उपयोग किए जा रहे विमान के प्रकार की जांच करने के बाद ही टिकट बुक कर रहे हैं। इस सर्वेक्षण में 294 जिलों से 40,000 से अधिक प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। बुकिंग से पहले इन पर करें विचार। 2022 में किए गए पिछले सर्वेक्षण में केवल 10% ने बुकिंग से पहले विमान के प्रकार की जांच करने की बात कही थी। वर्तमान में यह आंकड़ा बढ़कर 41% हो गया और सर्वेक्षण में बोइंग 787-8 का संचालन बंद करने की मांग हो रही है। उचित जांच से ही बढ़ेगी विश्वसनीयता और 73% बुकिंग से पहले किराए पर विचार करेंगे। 64% ने एयरलाइन की विश्वसनीयता को देखा। 59% ने उड़ान के समय को प्राथमिकता दी। 5% ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। इसमें ये सब राजनीति की बातें हो रही हैं। हिंदी में पार्वती त्रिकी को युवा व सुशील शुक्ल को बाल साहित्य पुरस्कार। ये आप देखिए 23 रचनाकारों को युवा और 24 को मिलेगा बाल साहित्य पुरस्कार। साहित्य अकादमी के कार्यकारी मंडल ने लगाई विजेताओं के नाम पर मुहर। फिर ओगना से मिली पार्वती को प्रसिद्धि। ये पार्वती त्रिकी का जन्म 16 जनवरी 1994 को झारखंड के गुमला जिले में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय गुमला में हुई। इसके बाद उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हिंदी साहित्य में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की। वहीं के हिंदी विभाग में से कुडुख के आदिवासी गीत, जीवन राग और जीवन संघर्ष के विषय पर PhD की डिग्री हासिल की। उनका पहला कविता संग्रह फिर ओगना वर्ष 2023 में राधा कृष्णन प्रकाशन ने प्रकाशित किया। इस संग्रह को हिंदी कविता के समकालीन परिदृश्य में एक नई और जरूरी आवाज के रूप में देखा गया। वर्तमान में पार्वती राम लखन सिंह यादव कॉलेज रांची विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। कई बाल पत्रिकाओं के संपादक रहे जिसके सुशील शुक्ल का जन्म 25 मार्च 1974 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। वह बाल साहित्य के क्षेत्र में लगभग 2.5 दशक से काम कर रहे हैं। फ्लूटो और साइकिल बाल पत्रिकाओं के संपादक भी हैं। चकमक बाल पत्रिका के संपादक रहे। इस सारे उजाला सूरज का टिफिन दोस्त फेरी वाले सहित आपकी 12 बाल पुस्तकें का प्रकाशन एकलव्य प्रकाशन ने किया है। 2024 में हरिकृष्ण देवसरे बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। देख लीजिए और इसमें आप देखेंगे कि सभी विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र और 50,000 की नकद राशि दी जाएगी। इसमें ये विभिन्न भाषाओं की युवा साहित्य पुरस्कार देख लीजिए। असमिया में सुप्रकाश भुइया कुंचिया नामक कहानी के लिए। अंग्रेजी में अद्वैत कुट्टरी सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्ध उपन्यास के लिए। बांग्ला में सुदेशना मोइत्रा एक रोखा चिरुनी तुलासी कविता के लिए। वोडो में अमर खोंखो गुर वर आग असुर कविता के लिए। गुजराती में मयूर खाउडू ए नरसिंह टेकरी निबंध के लिए। कन्नड़ में आर दिलीप कुमार इंक्या जंगुली आलोचना के लिए। कश्मीरी में साइका शहर ए हरफस जाग आलोचना के लिए। कोंकणी में गिलनिस डायस एक गांव गाथा कहानी के लिए। मैथिली में आप देखिए नेहा झा मणि वनस आ हम कविता के लिए। मलयालम में अखिल पी धर्मजन रामसी ओ आनंदी उपन्यास में। मणिपुरी में एक जितेन खोयुम निगन ए काऊ महाकाव्य के लिए। मराठी में प्रदीप कोकड़े खोल खोल दुष्काल डोले उपन्यास। नेपाली में सुभाष ठकुरी जूनको आंसू कविता है। उड़िया में सुब्रत कुमार सेनापति कदम्बना एक कहानी है। पंजाबी मनदीप ओलख गर्ल्स हॉस्टल कविता। राजस्थान में राजस्थानी पूनम चंद गोदारा ए अंतसरे अंगणे कविता। संस्कृत में धीरज कुमार पांडे परिभाषिक शब्द स्वासम वेदांत आलोचना। संताली में फागु वास्की आरा साओ इन कविता के लिए। सिंधी में मंथन बचानी ए पाधी अडो कविता। तमिलनाडु में लाट सामेहर एक कुट्टोनो कोटिरनु ये आप देखिए कहानी में। तेलुगु में प्रसाद सूरी मेरा वन ये उपन्यास है। विभिन्न भाषाओं के बाल साहित्य पुरस्कार विजेता। असमिया में सुरेंद्र मोहन दास मैना हंतर पद्य कविता। अंग्रेजी में नितिन कुशलप्पा FP
एपी साउथ इंडियन मिथ एंड फेबल्स रेटोल्ड कहानी के लिए, बंगला में त्रिदेव कुमार चट्टोपाध्याय एक होने गाने गाए कांटा दे कहानी के लिए, बोडो में विनय कुमार वर्मा एक खंथी बोसोन आरोक आखो दनाया कहानी, गजब नाम, डोगरी में पीएल परिहार सौंक ए नन्नी टोर कविता, गुजराती में कीर्तिदा ब्रह्मा भट्ट चिंटक कविता, कन्नड़ में के शिवलिंगप्पा हदीहल नोटबुक कहानी में, कश्मीरी इजहार मुबासिर सूर ए चुरगिस्प ये आप देखिए कहानी है, कोंकणी नैना अडारकर बेला वायचो शंकर आनी हेर कायनो कहानी के लिए, मैथिली में मुन्नी कामत चुक्का कहानी, मलयालम में आप देखिए श्रीजित मुत्ते डल डत फेंगियो नो कलोडे बंकराइल उपन्यास में, मणिपुर में शांतो एम ए अंग गंसी गंगी सन्ना बुंग सिदा नाटक के लिए, मराठी में सुरेश सावंत आभा माया कविता, नेपाली में साडमू लेपचा ए शांतिवन उपन्यास है, उड़िया में राजकिशोर परी केते फुला फुटीची कविता, पंजाबी में पाली खादिम ए जादू पत्ता उपन्यास, राजस्थान में भोगीलाल पाटीदार पंखे रुवा नी पीड़ा नाटक है, संस्कृत में प्रीति पुजारा बाल विश्वम एक कविता है, संताली में हरलाल मुर्मू सोना मेरू अग संदेश कविता के लिए, सिंधु ए हीना अगनानी हीर असमानी परी कविता है, तमिल में विष्णुपुरम सरवन ए उत्तराई सिरगु ओबिया उपन्यास, तेलुगु में आप देखिए गंगी शेट्टी शिव कुमार काबूरला देवता कहानी, अजीब नाम है, देख सकते हैं आप लोग, अपने राज्य का जरूर याद रखिए, एक दो बार इसे पढ़ लीजिए, ध्यान रख लीजिए। ये दम तोड़ते झरनों के बचाने में जुटी सरकार 1931 हुए पुनर्जीवित, आप देखिए भारतीय हिमालयी क्षेत्रों के आधे से अधिक 12 झरनों के सूखने पर नीति आयोग ने जताई चिंता, नीति आयोग योजना आयोग को स्थापित करके 2015 में आया था ना, मिशन मोड में स्प्रिंग सेड डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही भूमि संसाधन विभाग, 15 राज्यों में चल रहा है, हिमालय में परिस्थिति तंत्र बहाल करने के लिए नए हरित भारत मिशन की शुरुआत, और इसका उद्देश्य पश्चिमी घाट हिमालय और अरावली पर्वत श्रृंखला में क्षीण हो चुके वन परिस्थिति तंत्र को बहाल करना है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा उन्मूलन दिवस पर जारी किए गए मिशन के अद्यतन दस्तावेज में उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क क्षेत्रों को हरा भरा बनाने में भी पर ध्यान केंद्रित किया गया। मिशन के पहले चरण का उद्देश्य 100 लाख हेक्टेयर भूमि में परिस्थिति तंत्र सेवाओं में सुधार करना, वन आश्रित परिवारों की वन आधारित आय में वृद्धि करना है। मिशन पर विचार विमर्श 2015-16 में शुरू हुआ था। 2020-21 में तक लगभग 110 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वृक्षारोपण किया गया था। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक अरावली पर्वत संसाधनों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन वनों की कटाई, खनन और निर्माण से खतरे का सामना कर रही है। इस कारण रेगिस्तानों का विस्तार हुआ है, वर्षा और भूजल में कमी आई है। लखीमपुर ने एक माह में 1030 तालाब बनाकर रचा कीर्तिमान, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करवाया है। यह उपलब्धि हर गांव तालाब अभियान के तहत हासिल की गई, जिसे ग्रामीण विकास विभाग ने जल संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि यह अभियान न केवल जल संरक्षण की दिशा में एक प्रयास था, बल्कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों की भी गति मिली है। बुधवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित सम्मान समारोह में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के निर्णायक प्रेमिल द्विवेदी ने जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल और सीडीओ कुमार को प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किया है। ये आप देखते हैं, जो झरने बचाने की बात हो रही, अरुणाचल प्रदेश में कितने 25 चिन्हित झरने हैं, 9 पुनर्जीवित, असम में 33 पुनर्जीवित, गोवा में आप देखिए 75 और हिमाचल प्रदेश में 415 जिनमें से 127 पुनर्जीवित, जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं कि 690 जिनमें से आप देखिए चिन्हित झरने और पुनर्जीवित कितने 334, झारखंड में 64 इसमें से 34 पुनर्जीवित, लद्दाख में आप देखिए 13 चिन्हित झरने हैं और 7 पुनर्जीवित, मणिपुर में 155 और मेघालय में आप देखते हैं चिन्हित हैं, और मेघालय में आप देखिए 331, इस पुनर्जीवित कितने हैं 272, मिजोरम में 1465 और पुनर्जीवित कितने हैं ये आप देखिए 598, नागालैंड में 171 इसमें पुनर्जीवित 85, उड़ीसा में 78
पुनर्जीवित 72, सिक्किम में 78, पुनर्जीवित 40 और तमिलनाडु में 26। डाटा का उल्लेख नहीं है। उत्तराखंड में आप देखते हैं कि कितना 705, जिनमें पुनर्जीवित कितने 320। टोटल चिन्हित झरने कितने हैं 4327 और पुनर्जीवित कितने हुए 1931। भारत आदिकाल से हिंदू राष्ट्र है। मोहन भागवत कह रहे स्वयंसेवकों से पंच परिवर्तन के विषयों को लेकर समाज में जाने का किया है आग्रह। और देखिए अगर आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही, हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। और ये आप देखते हैं कि इसके नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केवी हेड के बारे में इसके फाउंडर ये आप देखेंगे। और ये आप देखते हैं कि स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन के विषय सामाजिक समता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, नागरिक कर्तव्य व स्वदेशी जीवन शैली को लेकर समाज में जाएं। स्वभोजन, स्वभाषा, भूषा, भजन, भोजन, भजन, ये आप देखिए भ्रमण, सबसे भारतीय, सब में भारतीय झलकना चाहिए। ये शुभांशु शुक्ला का XOM 4 मिशन 22 जून तक स्थगित है। XOM 4 मिशन का नेतृत्व कमांडर पैगी वेस्टन कर रही हैं। 5वीं बार ये टाला गया। अब देखिए मिशन, और आप सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में जा रहे हैं ना ये, तो उसी की बात हो रही है। और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने मिशन स्थगित होने की पुष्टि भी की है। और बात करें अगर हम लोग इसरो की, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये हाईकोर्ट ने केंद्र को बंगाल में 1 अगस्त से मनरेगा लागू करने का निर्देश दिया। ये आप देखिए ग्रामीण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है ना, उसी की बात हो रही, जिसमें आप देखिए रोजगार मिलता है, मनरेगा कार्ड बनते हैं। भोपाल में 90 डिग्री वाले पुल की गलती सुधारने के लिए शुरू हुई कोशिश। ये भोपाल में रेलवे से 3 फीट अतिरिक्त जगह की उम्मीद पर टिका है बदलाव। देख लीजिए गजब। असम में 1 महीने के भीतर ढह गया, फिर से खोला गया पुल। गजब। गाइड सुना रहा विश्वनाथ धाम के मंदिरों की कहानी। परिसर की समस्त दिवालियों की ऐतिहासिकता व पौराणिक की मिल रही है जानकारी। क्यों QR कोड स्कैन करते ही लोकेशन समेत पूजा पद्धति के बारे में जान सकेंगे। अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग कॉलेज परिसर में शिवलिंग हटाने को लेकर विवाद। देख लीजिए। आजकल पारिवारिक केस भी खूब आ रहे हैं, आप देखते हैं। 6 माह में बचा चुका 60 जान, देवदूत बनकर ये इंसान। ये आप देखिए बीते 5 वर्षों के दौरान 600 से अधिक लोगों की नई जिंदगी दे चुके हैं जलवीर मोनू। किसी को गंग नहर में डूबता देख लोग अब पुलिस नहीं सीधे मोनू को मिलाते हैं फोन। अच्छी बात, अच्छी पहल है। राजस्थान में 2500 पाकिस्तानी विस्थापितों को मिलेगी नागरिकता। ये आप देखिए केंद्र सरकार ने 4 दिसंबर 2014 से पहले से भारत में रह रहे पाकिस्तानी विस्थापित नागरिकों का देने का निर्णय लिया ना, उसी की बात हो रही है। ये फास्टैग वार्षिक पास जाने महत्वपूर्ण जानकारी। ये प्रश्न आता है वार्षिक पास कैसे सक्रिय होगा। तो वार्षिक पास वाहन की पात्रता और संबंधित फास्टैग की पुष्टि के बाद सक्रिय होगा। सफल सत्यापन के बाद उपयोगकर्ता को राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप या NHAI की AI वेबसाइट के माध्यम से 2025-26 के लिए 3000 रुपये का भुगतान करना होगा। भुगतान की पुष्टि होने पर वार्षिक पास पंजीकृत फास्टैग पर सक्रिय हो जाएगा। एक प्रश्न और आता है, यदि मेरे पास पहले से फास्टैग है तो क्या मुझे वार्षिक पास के लिए नया खरीदना होगा? नहीं, आपको नया फास्टैग खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका मौजूदा फास्टैग पात्रता मानदंडों को पूरा करता है तो वार्षिक पास सक्रिय किया जा सकता है। एक और आता है प्रश्न कि अगर मेरा फास्टैग केवल चेसी या नंबर का उपयोग करके पंजीकृत है तो आप देखिए क्या मैं वार्षिक पास प्राप्त कर सकता हूँ? नहीं, वार्षिक पास केवल उन फास्टैग पर जारी नहीं किया जा सकता है जो केवल चेसी नंबर के साथ पंजीकृत है। आपको वार्षिक पास को सक्रिय करने के लिए वाहन पंजीकरण संख्या को अपडेट करना होगा। और एक क्वेश्चन और आता है, एक राउंड ट्रिप को एकल यात्रा के रूप में
क्या गिना जाएगा? नहीं, एक राउंड ट्रिप जाने और लौटने को 2 यात्राओं के रूप में गिना जाएगा। प्रश्न आता है, क्या मुझे अपने वार्षिक पास से संबंधित एसएमएस से सूचनाएं प्राप्त होंगी? हाँ, वार्षिक पास को सक्रिय करके आप राजमार्ग यात्रा पर सहमति देकर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार की चयन सूची में 4 भारतीय विद्यालय शामिल हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कारों के लिए बुधवार को विभिन्न श्रेणियों में 10 फाइन लिस्ट में 4 भारतीय स्कूलों का नाम शामिल किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र व कर्नाटक स्कूल्स हैं और विजेताओं की घोषणा अक्टूबर में की जाएगी। और आप देखिए, उत्तर प्रदेश के दिल्ली पब्लिक स्कूल बनारसी को पर्यावरण कार्यवाही के लिए एक पुरस्कार की दौड़ में शामिल किया गया। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय NIT 5 को स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए फाइनलिस्ट की सूची में शामिल किया। पुणे के खेड़ तालुका स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय जेडफी स्कूल जलिंदर नगर को सामुदायिक सहयोग श्रेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार में फाइनलिस्ट किया गया है। कर्नाटक के बेंगलोर स्थित क्या स्कूल JP नगर को नवाचार के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार के लिए शीर्ष 10 फाइनलिस्ट में शामिल किया गया है। दुश्मन की पनडुब्बी के लिए काल बनेगा अर्नाला। नौसेना की जंगी बेड़े में शामिल भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन है। निगरानी, खोज और बचाव कार्य के लिए किया गया ऐसे डिजाइन आप देखते हैं। यह युद्धपोत 77 मीटर लंबा, इसका सकल भार आप देखिए 1490 टन से देखें। यह डीजल इंजन वाटर जेट संयोजन द्वारा संचालित होने वाला है। ये नाबालिग लड़की को सुरक्षा दी बिहार और दिल्ली पुलिस। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 16.5 साल की उम्र में बाल विवाह को मजबूर करने का मामला है। नाबालिग का दावा, बिहार लौटने पर हो सकता है जान को खतरा। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। गुठलियों से नई उम्मीद अंकुरित कर रहे हैं जसमीत। एक बड़ा बदलाव ला रही गुठली मैंगो मिशन। आम के पौधे लगाने के लिए कर रहे हैं प्रेरित। अच्छी बात है। वेदांत ने अपनी इकाई HZL में हिस्सेदारी बेची। मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए आएगी अलग नीति। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग की सिफारिश पर MSME मंत्रालय गंभीरता से कर रहा है विचार। 40% का योगदान देते हैं देश के निर्यात में MSME। 58% मीडियम एंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं और बजट में बदली गई थी MSME की परिभाषा। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में MSME की परिभाषा को बदलाव किया गया और नई परिभाषा में के मुताबिक 500 करोड़ तक के टर्नओवर वाली यूनिट मीडियम एंटरप्राइजेज के दायरे में आएगी। पहले यह सीमा 250 करोड़ की थी। मीडियम एंटरप्राइजेज को मिलता है चुनिंदा स्कीमों का लाभ। अभी माइक्रो और स्मॉल के लिए 20 वित्तीय योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इनमें से चुनिंदा स्कीम का ही लाभ मीडियम एंटरप्राइजेज को मिलता है और इसको ध्यान में रखते हुए श्रमिकों को प्रशिक्षित करने और मैन्युफैक्चरिंग में नवीनतम टेक्नोलॉजी के प्रयोग से मीडियम एंटरप्राइजेज की लागत में कमी आएगी। उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ने से प्रतिस्पर्धा क्षमता भी बढ़ेगी। इसमें कारोबार को विस्तार देने और निर्यात बढ़ाने में मिलेगी मदद, इससे नीति आयोग का मानना है। और मीडियम एंटरप्राइज को वित्तीय सहायता देने के लिए अलग से वित्तीय विशेष इंतजाम किए जाते हैं, तो इससे उन्हें अपने कारोबार को विस्तार देने में, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। रोजगार देने के मामले में भी मीडियम एंटरप्राइज काफ़ी आगे है। एक माइक्रो यूनिट में औसतन 5.7 लोगों को नौकरी मिलती है, तो स्मॉल यूनिट में यह औसत 19.11 लोगों का है और दूसरी तरफ एक मीडियम एंटरप्राइजेज में औसतन 89.14 लोगों को प्रत्यक्ष नौकरी मिलती है। इसलिए मीडियम एंटरप्राइजेज के बढ़ने से रोजगार की संख्या भी बढ़ेगी। ये कोरोना के बाद आवासीय रियल एस्टेट बाजार में आया उछाल और वित्त वर्ष 2019 से 2025 के बीच प्रमुख शहरों में कुल आवासीय बिक्री 77% बढ़ी। शेयर बिक्री से $2.5 अरब जुटाएगी मेक माई ट्रिप। विशाल मेगा मार्ट की प्रोमोटर इकाई ने हिस्सेदारी बेची। ये आप देखिए, वोडाफोन आइडिया ने AST स्पेस मोबाइल से साझेदारी की है। भारत वैश्विक अनिश्चितता के बीच बेहतर स्थिति में CEA मुख्य आर्थिक सलाहकार है। मौजूदा परिस्थितियों में भारत की 6.5% की आर्थिक वृद्धि दर महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सरकार 7% की वृद्धि और उससे अधिक प्राप्त करने के लिए कर रही है निरंतर प्रयास।
डीएलएफ ने गुरुग्राम में 11,000 करोड़ में बेचे 1164 अपार्टमेंट। निवेश बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा के लिए पीयूष गोयल पहुंचे लंदन। ब्रिटेन के बड़े मंत्री के साथ करेंगे बैठक। दोनों देशों ने 6 मई को एफटीए पर सहमति बनने का दिया था ऐलान। खाद्य तेलों की कीमतों में आ सकती और गिरावट। मूल्य नियंत्रण के लिए सरकार ने खाद्य तेल मिलों की जांच की। कंपनियों से प्रत्येक सप्ताह ब्रांडवार नई एमआरपी रिपोर्ट भी मांगी है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में भारत ने बढ़ाया कदम। ये आप देखिए, एडीए ने एएमसीए के विकास के लिए भारतीय कंपनियों को किया आमंत्रित। हाल ही में रक्षा मंत्री ने दी स्वदेशी एएमसीए कार्यान्वयन मॉडल को स्वीकृति है। जैम पोर्टल पर खरीद में उत्तर प्रदेश अव्वल। केंद्र ने सराहा 5 साल में ही 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड खरीद है। केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश की पहल को अन्य राज्यों के लिए बताया आदर्श। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात हो रही है, आप देखेंगे। गत 5 वर्षों में राज्य के विभागों ने पोर्टल से 65,222.68 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड खरीदी। देख रहे हो। भारत में बनेगा फाल्कन 2000 बिजनेस जेट। ये भारत में, ये आप देखते हैं, जेट बनाने के लिए अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी और रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड ने फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी दासो एविएशन से हाथ मिलाया है। यह पहली बार है जब दासो फाल्कन विमानों को फ्रांस के बाहर बनाएगा। पर्यावरण को क्षति पहुंची इसलिए अग्रिम जमानत नहीं, हाईकोर्ट कह रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध खनन के आरोपित को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। ऊर्जा बदलाव सूचकांक में भारत फिसल कर 71 स्थान पर पहुंचा। ये आप देखिए, WEF रिपोर्ट। भारत विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक में 71वें स्थान पर पहुंचा। क्या इसके बारे में जरूर याद रखा कीजिएगा, EF के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहा हूं मैं। और इसका हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा? इस 24 जनवरी 1971 में स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और इसमें आप देखते हैं कि हालांकि ऊर्जा दक्षता पर निवेश क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। स्वीडन ने 118 देशों की सूची में शीर्ष पर है स्वीडन। इसके बाद फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे, स्विट्जरलैंड शीर्ष 5 देशों में शामिल है। चीन 12वें, अमेरिका 17वें, पाकिस्तान 101वें स्थान पर है। कांगो सबसे निचले स्थान पर है। हालांकि भारत पिछले साल सूची 63वें स्थान पर था। लेकिन विश्व आर्थिक मंच ने कहा है कि बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत और चीन ने विशेष रूप से ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने और हरित ऊर्जा की ओर तेजी से बदलाव के मामले में कुल मिलाकर सबसे अधिक सुधार किया है। और WEF ने कहा कि शीर्ष 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और भारत अंततः अपने विशाल आकार के कारण वैश्विक, आप देखते हैं कि ऊर्जा बदलाव की गति एक तरह से कर रहे हैं, गति और दिशा निर्धारित करेंगे। और इन देशों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, जनसंख्या और कुल ऊर्जा आपूर्ति में लगभग आधी हिस्सेदारी है। साथ ही वैश्विक उत्सर्जन में लगभग 2/3 हिस्सा इन्हीं देशों का है। यह उन्हें उनके उपभोग, प्रतिरोध, निवेश प्रवाह और नीति विकल्पों के माध्यम से एक बड़ा प्रभाव देता है। पिछले दशक में भारत ने ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन तक अधिक पहुंच के माध्यम से समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। साथ ही ऊर्जा विनिर्माण और नवीकरणीय तथा अन्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश में भी सुधार किया है। कच्चे तेल की नहीं होगी कमी, केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक मंत्री कह रहे हैं। अब इस तरह की देखिए, महाराजगंज में बच्ची से हैवानियत, बालक पर दुष्कर्म का मुकदमा, इस तरह की घटनाएं आजकल कितनी घट रही हैं और क्या बोल सकते हैं। भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंधु। ईरान से निकाले गए 110 छात्र। और देखिए, विदेश मंत्रालय ने भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। तेहरान में कुछ मेडिकल छात्रों के घायल होने की खबरें भी है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंधु के बारे में भी याद रखिए, ईरान से निकालने के लिए चलाए गए थे। ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल फैक्ट्री पर हमला। देख लीजिए, इजराइल चल रहा है ना, एक दूसरे की मिसाइल को ऐसे काट रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल की मिसाइल रक्षा प्रणाली ने अब तक ईरान के अधिकांश हमलों को विफल कर दिया और ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल का भंडार है।
समझ रहे हैं आप लोग। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल, लंबी दूरी और डॉन और क्रूज मिसाइल का एक विशाल शस्त्रागार है। बैलिस्टिक मिसाइलें एक निश्चित पर चलती हैं, जबकि क्रूज मिसाइलें उड़ान के दौरान अपने मार्ग को समायोजित कर सकती हैं। ईरान, जो इजराइल से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है, हमलों में मुख्यतः मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और लंबी दूरी की डॉन का उपयोग कर रहा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं कि हाल के हमलों में किस प्रकार की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। और ईरान आप देखिए के पास फतह एक इमाद जैसी कई मिसाइलें हैं। और देखिए इजराइल की ढाल डेविड स्लिंग एरो 2 एरो 3 ईरान की रक्षा प्रणाली। ईरान के पास कुछ वायु रक्षा प्रणालियां हैं जैसे कि रूस S-300, लेकिन इसमें अधिकांश केवल कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। वही चल रहा है अभी दुनिया में, रक्षात्मक हथियारों की कमी का सामना कर रहा है इजराइल। अमेरिकी अखबार बाला स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में किया है ये दावा। इजराइल बोला उसकी रक्षा प्रणाली मार गिरा रही है ज्यादातर मिसाइलें। भारत का पहला प्रयास, SCO सम्मेलन में पहलगांव हमले की हो निंदा। जानकारों का कहना है कि भारत के प्रस्ताव को शामिल करने के लिए गंभीर चर्चाएं जारी। पाकिस्तान जाफर एक्सप्रेस अपहरण की घटनाओं को शामिल कराने की कर रहा है कोशिश। SCO के बारे में जरूर याद रखिए, इस तरह के संगठनों के बारे में। SCO यानी कि किसकी बात हो रही है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। इसमें मेंबर की बात करें तो आप देखिए बेलारूस हो गया, क्या हो गया? बेलारूस हो गया, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसमें आप देखते हैं शामिल है। थाईलैंड, कंबोडिया के बीच बढ़ सकता है तनाव। और आप देखिए थाईलैंड के PM और कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री के बीच हुई बातचीत ली। पेंटोंगटान सिनवात्रा ने कहा, हुन सेन से अब निजी तौर पर नहीं करूंगी बात। थाईलैंड के भुमजेथाई पार्टी सरकार से बाहर हुई है। गाजा में इजरायली गोलाबारी में 24 घंटे में 141 लोग मारे गए। खाद्यान्न लेने जुटी भीड़ पर फायरिंग में ज्यादातर की गई जान। तो आप सोचिए आम लोग मारे जाते हैं जब इस तरह की लड़ाइयां होती हैं। ये ट्रंप ने आसिम मुनीर को लंच पर ब्राइट हाउस बुलाया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने आरोप लगाया कि भारत क्षेत्रीय आधिपत्य थोपने का प्रयास कर रहा है। कहा भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन करने की नई सामाजिक स्थिति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप है भैया, कब किससे मिल जाए, किसे तरजीह देने लग जाए। लॉरेंस गैंग को कनाडा में आतंकी समूह घोषित करने की उठी मांग। युद्ध के बीच बहुनागरिकता की अनुमति देगा यूक्रेन। रूस के साथ जारी युद्ध के चलते घट रही जनसंख्या। युद्ध के कारण देश छोड़कर चल गए लाखों लोग। रूस में बारूदी सुरंगों को हटाने वालों को भेजेगा उत्तर कोरिया। गजब। ये यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। देख रहे हो, ये आपकी खेल से जुड़ी खबर है। खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में जरूर याद रखा करिए। क्रिकेट की बातें हो गई तो आप लोग देख भी रहे होंगे, कोची को 578 करोड़ देगा BCCI। किसकी बात हो रही है? BCCI की बात हो रही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 दिसंबर 1928 में स्थापना हुई थी। भारतीय महिलाओं का पहला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये आप देखिए महिला T20 विश्व कप की बात हो रही है। हॉकी टीम जर्मनी हुई रवाना। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम की बात हो रही है। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत। ये आप देखिए पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलने से कपिल देव हैरान है। हाले ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे जेवरेव। टेनिस की बातें हो रही हैं। इंटर मिलान ने मोंटेर को बराबरी पर रोका। क्लब विश्व कप की बात हो रही। सर्जियो रामोस ने हेडर से किया शानदार गोल। ये डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल हाइजीन बचाएगी ऑनलाइन स्कैम से। डिजिटल आदतों में करें सुधार, सॉफ्टवेयर रखें अप टू डेट, सहजता से ना करें विश्वास, जानकारी साझा करने में समझदारी, संदिग्ध एक्टिविटी पर नजर भी रखें। आजकल खूब लूट फूट हो रही है, ये भी याद रखिएगा। मेटा के अलर्ट पर 8 मिनट में पहुंची पुलिस। छात्रा को खुद कुश्ती से रोका। इंटरनेट मीडिया पर सॉरी मम्मी पापा लिखकर किया था पोस्ट। रायबरेली की बात है। PMAY शहरी 2.0 के तहत 2.35 लाख अतिरिक्त घरों को मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो रही। शहरी ये कब शुरू की गई थी? चलिए ये बताइए आप लोग, डेट तो बता सकते हैं ना।
यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी टेरेस्कोवा। ये 1963 में आज ही के दिन सोवियत अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना टेरेस्कोवा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। उन्हें 16 जून को वोस्तोक 6 पर अंतरिक्ष में भेजा गया था। बचपन से पैराशूट जंपिंग में रुचि के कारण सोवियत संघ में वह इस मिशन के लिए चुनी गई थी। वाथम ने टेस्ट की एक पारी में शतक बनाने के साथ लिए 8 विकेट। 1978 में आज ही इंग्लैंड के ऑलराउंडर इयान वाथम टेस्ट मैच की एक पारी में शतक लगाने और 8 विकेट लेने वाले 34 रन देकर दुनिया के पहले क्रिकेटर बने थे। इंग्लैंड के लॉर्ड्स स्टेडियम में पाकिस्तान के विरुद्ध उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की थी। इंग्लैंड ने मैच में 120 रनों से जीत हासिल की। राजचंद्र बोस ने सुलझाया था 36 ऑफिसर्स प्रॉब्लम। गणितज्ञ रामचंद्र बोस का जन्म 1901 में आज ही के दिन वर्तमान मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में हुआ था। 1928 में गणितज्ञ श्यामदास मुखर्जी के साथ अनुसंधान सहयोगी के रूप में काम किया, ज्यामिति का अध्ययन किया। 1932 में ज्यामिति पर अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की। इस वर्ष भारतीय सांख्यिकी संस्थान से जुड़ गए। 1959 में चर्चित 36 ऑफिसर्स प्रॉब्लम को हल कर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी। इस समस्या को 1782 में लियोन हार्ड यूलर ने प्रस्तुत किया था। बॉस डिजाइन थ्योरी ऑफ एरर करेक्टिंग कोड्स पर अपने काम के लिए भी जाने जाते हैं। वायरस की निगरानी में शामिल हुआ CMVL। संयुक्त राष्ट्र की ओर से कोरोना जैसे वायरस की वैश्विक निगरानी के लिए की गई विशेष पहल। मेरठ छावनी में स्थित सेंट्रल मिलिट्री वेटरनरी लेबोरेटरी भी इसमें शामिल हुआ। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। CMVL की भूमिका तो उच्च तकनीक वाले जीनोम सीक्वेंसिंग उपकरणों के जरिए उभरते और पुनः उभरते पशु रोगों का शीघ्र पता लगाया जा सकेगा। जोनोटिक रोग जनकों की रियल टाइम निगरानी संभव होगी। इससे वन हेल्थ दृष्टिकोण को मजबूत मिलेगी जो मनुष्य, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य को जोड़ता है। रोग जनकों की आनुवंशिक संरचना को समझकर सटीक वैक्सीन और लक्षित उपचार विकसित किया जा सकेंगे। सैन्य बलों और नागरिक पशुधन क्षेत्रों की जैव सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा। जलविहीन जलाशय। लंबे समय तक बारिश न होने से टिंटवेस्टल के पास वुडहेड जलाशय सूख गया है। ये विज्ञानियों ने बनाया दुनिया का सबसे छोटा वायलिन। भूल सुधार। 18 जून के अंक में राम मनोहर लोहिया की जगह अनुग्रह नारायण सिन्हा के स्थान पर राम मनोहर लोहिया की फोटो भूलवश प्रकाशित हो गई थी ना। आकाशगंगा के हजारों रंगों से तैयार किया गया शानदार मानचित्र चिली के टेलीस्कोप ने जारी किया। स्कल्प्टर आकाशगंगा का विस्तृत पैनोरमिक चित्र। वैज्ञानिकों ने 50 घंटों तक अवलोकन कर 100 से अधिक एक्सपोजर को जोड़ा। कंधे के अल्ट्रासाउंड से पीड़ा डायबिटीज खतरे का चल सकता है, पता अनुसंधान कह रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।